नेक्स्ट पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ थर्ड रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 13 प्लस थर्ड रूट ऑफ 5 माइनस 2 रूट 13 इज। इस तरह के क्वेश्चंस में इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं y के इक्वल मान लेता हूं। तो अगर दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो मुझे मिलेगा y क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज 5 प्लस 2 रूट 13 प्लस 5 माइनस 2 रूट 13, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये वाला फॉर्म यूज करें तो बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a प्लस b की वैल्यू है y। तो 3ab मतलब 5 प्लस 2 रूट 3 2 रूट 13 इंटू 5 माइनस 2 रूट 13, इस पूरे का थर्ड रूट क्यूब रूट इंटू a प्लस बी, दैट इज y अगेन। अब इसमें a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, मतलब ये मेरे पास हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 2 2 जा 4 इंटू 13 माइनस 52, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस 27 और इसका थर्ड रूट निकल के आएगा माइनस 3। तो मेरी y क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, इस 2 रूट 13 से ये 2 रूट 13 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 5 5 10 माइनस 3 और ये इसका क्यूब रूट माइनस 3, दैट इज माइनस 6y। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं y क्यूब प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी y क्यूब माइनस 9y, यहाँ पे आएगा 9y, 3 3 जा 9, तो इसको हम लिख सकते हैं y क्यूब प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट तो आ जाएगा 1, y इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा y माइनस 1, बाकी इसका फैक्टर हो जाएगा। मुझे y क्यूब चाहिए तो यहाँ पर y स्क्वायर होना चाहिए। अब माइनस y स्क्वायर जनरेट होगा, मुझे y स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं चाहिए, तो इसको प्लस y कर दूंगा। अब माइनस y जनरेट होगा, मुझे प्लस 9y चाहिए तो प्लस 10 कर दूंगा, इसको टू 0। तो ये हमारे इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब y माइनस 1 इसका एक रूट निकल रहा है, y इक्वल्स टू 1, और ये एक क्वाड्रेटिक है जिसका d नेगेटिव है, मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, तो हमारी y एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 1। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास द वैल्यू ऑफ समथिंग 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 इज। हमने इस एक्सप्रेशन को y के इक्वेट किया, y के इक्वेट करने के बाद इसको दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो हमें मिलेगा y क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज 5 प्लस 2 रूट 13 प्लस 5 माइनस 2 रूट 13 प्लस 3ab a प्लस b। तो यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू अगेन y ही हो जाएगी और ab की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से 25 माइनस 52, दैट इज माइनस 27, उसका क्यूब रूट मतलब माइनस 3। ए माइनस 3 और ये प्लस 3 मिलके हो जाएंगे माइनस 9, मल्टीप्लाई होंगे जब, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल y क्यूब इक्वल्स टू 10, इससे ये कैंसल माइनस 9y। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं y क्यूब प्लस 9y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट 1 मुझे दिख रहा है पुट करने पे, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इसका एक रूट निकल के आ जाएगा y इक्वल्स टू 1, और ये क्वाड्रेटिक है जिसका d नेगेटिव है, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब हमारी y की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, triangle ABC is equilateral of side length 8 cm, each are shown in the diagram is an arc of a circle with the opposite vertex of the triangle as its center. The total area enclosed within the entire figure shown is। हमें इस ट्राइंगल की साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर। सपोज AC इस सर्कल के पार्ट के लिए, इस सेक्टर के लिए रेडियस हो जाएगी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली AB इसके लिए रेडियस हो जाएगी, वो भी 8 सेंटीमीटर है, और AC इसके लिए रेडियस हो जाएगी, वो भी अगेन 8 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये तीनों सेक्टर्स की रेडियस सेम है। अब सपोज मैं इस एरिया को कंसीडर करता हूँ A, सिमेट्री से कह सकता हूँ ये भी A होगा और ये भी A होगा इसका एरिया, और इस एरिया को, ट्राइंगल के एरिया को कंसीडर कर लेता हूँ B। मुझे निकालना है 3A प्लस B। आई वांट टू फाइंड 3A प्लस B। हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3A प्लस B। अब 3A प्लस B अगर मुझे लाना है, मुझे पता है ट्राइंगल का एरिया और इस सेक्टर का एरिया। तो सपोज सेक्टर का एरिया अगर मैं 3 बार प्लस करता हूं, सपोज सेक्टर का एरिया है S और ट्राइंगल का एरिया है T। अगर सेक्टर का एरिया मैं 3 बार प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 3A प्लस B, क्योंकि एक सेक्टर का एरिया क्या है A प्लस B, तो मुझे मिलेगा 3A प्लस 3B। अब मुझे इसको इसके इक्वेट करना है, तो ट्राइंगल का एरिया मतलब B वो मुझे 2 बार माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं 3S माइनस 2T कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस 2 भी कर दूंगा तो ये 3A प्लस B जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है उसके इक्वल हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे सेक्टर का एरिया निकाल के उसका 3 टाइम्स करना है और उसमें से ट्राइंगल का एरिया 2 टाइम्स माइनस कर देना है। तो यहाँ से हमारा सेक्टर का एरिया जो निकल के वो आएगा 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल होता है 60। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर है हमारे पास 8, तो 8 स्क्वायर, इसका 3 टाइम्स
माइनस ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का इसका एरिया होता है √3/4 a² दैट इज 8 8 64, मतलब 8 स्क्वायर, और इसका 2 टाइम्स ये मुझे माइनस करना है। इसको जब फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 6 6 36 और 1/2 ऑफ 8 स्क्वायर दैट इज 64, 64/2 पाई माइनस 8 8 64, ये हो जाएगा मेरे पास 16 इंटू 2 32 इंटू √3, और ये हो जाएगा मेरे पास 32 पाई माइनस 32 √3। तो हमारा फाइनल एरिया निकल के आ जाएगा 32 इंटू पाई माइनस √3। ये हो जाएगा हमारा आंसर विल बी 32 पाई माइनस। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ऑफ साइड length 8 cm, each are shown in the diagram is an arc of a circle with the opposite vertex of the triangle as its center. The total area enclosed within the entire figure shown in centimeter square is. हमने मान लिया कि ये जो एरिया ये ए है, सिमिलरिटी से ये दोनों भी एरिया ए हो जाएंगे और ट्राइंगल का एरिया हमारे पास बी। अब मुझे निकालना है इस पूरे एनक्लोज फिगर का एरिया, वो मेरे पास आएगा 3a + b, ये ए ये ए ये 3a और एक ये b। अब सपोज मैं मानता हूं कि अगर मेरा सेक्टर का एरिया मतलब AACB, इस सेक्टर का एरिया यहां से यहां तक ये है मेरे पास S और ट्राइंगल का एरिया है मेरे पास T। तो अगर मुझे मेरे फिगर का एरिया निकालना है तो मुझे 3A चाहिए, तो सेक्टर का एरिया 3S कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 3 ऑफ A + B, यानी कि 3A + 3B। अब 3B यहाँ पे आ रहा है, मुझे सिर्फ एक भी चाहिए, मतलब 2 भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 भी माइनस करने पड़ेंगे। और B क्या है, ट्राइंगल का एरिया, मतलब इसमें से अगर मैं 2T माइनस कर दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 3A + B, जो कि मेरे फिगर का एरिया है। मतलब मैं सेक्टर का एरिया 3 टाइम्स करूंगा, उसमें से 2 टाइम्स ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मेरे फिगर का रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 3 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल सेक्टर का एरिया माइनस 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, उनको सब्सट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर आ जाएगा 32 पाई माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इफ ABCD satisfy the equation a + 7b something 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 something, then the value of a + d into b + c। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर सिंपली मैं सोचूं कि ठीक है यार, ए 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, तो A B C D चारों की वैल्यूज निकाल लूं और इस एक्सप्रेशन में रख दूं, पर बेटर ये होगा, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है a + d into b + c। तो एग्जामिनर क्या चाहता है, मैं पूरे A B C D की वैल्यू ना निकालूं, इंस्टेड मैं निकालूं a + d की वैल्यू और b + c की वैल्यू, मतलब उसने इक्वेशंस कुछ इस टाइप से दी होगी। अगर मैं इन इक्वेशंस को ध्यान से देखूं, किन्हीं दो इक्वेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे मेरा a + d एक टर्म निकल के आ जाती है उसमें, मतलब कुछ कॉमन निकाल के दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं a + d के, तो मैं इस तरह से इनकी वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, a + 7b + 3c + 5d = 0, इसमें अगर प्लस करता हूं तो 9a जनरेट होगा और 7d जनरेट होगा, इसके साथ नहीं बैठेगा, सब्सट्रैक्शन में भी नहीं दिख रहा है। इसमें अगर देखूंगा तो 3a और 8d 8 5 13, अगेन ये ज्यादा हो जाएगा, इसके साथ भी नहीं जमेगा। इस इक्वेशन में अगर देखूं 5a और d, यहाँ पे a और 5d है, दोनों को सम करूंगा तो 6a और 6d जनरेट हो जाएगा, मतलब मेरा a + d कॉमन आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर ऐड करूं तो मुझे मिलेगा a + 5a दैट इज 6a प्लस 3b और 7b दैट इज 10b प्लस 7c और 3c दैट इज 10c। अगेन b + c भी कॉमन आ जाएगा मेरे पास, सॉरी b + c की भी एक टर्म आ जाएगी, दोनों कोएफिशिएंट्स में, और d + 5d दैट इज 6d will be equals to 0 - 16 that is -16। तो हमारे पास 1 + 4 को ऐड करने पे एक इक्वेशन आ जाएगी 6a + d + 10 b + c = -16। अब पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इक्वेशन 2 और 3 को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर भी ऐसा ही कुछ मेरे पास जनरेट होगा। देखते हैं, यहाँ पे 8a है, 2 है, यहाँ पे 2d है और 8d है, अगेन मेरा सेम काम हो जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करता हूँ, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, तो मुझे मिलेगा 8a + 2a दैट इज 10 है, 10 पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ से 2d + 8d 10d आएगा, तो मैं दोनों में से 10 कॉमन लेके a + d लिख सकता हूँ, प्लस 4 और 6 भी अगेन 10b और 6 और 4c अगेन 10c, तो इनमें से भी 10 कॉमन ले लूंगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा b + c = -16 + 16 दैट इज 0। तो हमारे पास अब ये दो इक्वेशंस आ जाएगी, सॉरी दिस वन एंड दिस वन, a + d और b + c। इनको जब सॉल्व करूंगा और a + d और b + c की वैल्यूज जब निकालूंगा तो वो मेरे पास शायद -4 और +4 आएगी। सॉल्व करके देखते हैं, इसमें से इक्वेशन को -4 करूंगा, मेरे पास बचेगा 4 ऑफ a + d = -16, मतलब a + d की वैल्यू हो गई मेरे पास -4
इस इक्वेशन में पुट करूंगा 6 4 जा 24 एंड इट विल बी प्लस 16। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी +4, इसमें से सब्सट्रैक्ट करूँ, सॉरी इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 10b + c इक्वल्स टू -40, दैट इज b + c विल बी इक्वल्स टू -4। और मुझे फाइनल एक्सप्रेशन में क्या निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी +4 इंटू -4 +4 इंटू -4 एंड इट विल बी इक्वल्स टू -16। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे -a + d इंटू b + c will be equals to -16। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन है मेरा, if a, b, c, d satisfy the equations something then the value of a plus d into b plus c is equals to। हम गलती क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में a b c d की वैल्यूज इंडिविजुअली निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उनको पुट करते हैं। कुछ इक्वेशंस में निकल भी जाती है वैल्यूज और कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन टाइप का कुछ होता है तो उनमें वैल्यूज नहीं निकलती। तो इसमें बेटर होगा हम इक्वेशंस को थोड़ा सा एनालाइज करें और देखें अगर मुझे a + d और b + c की वैल्यू सेपरेट मिल जाती है न्यूमेरिक में तो मेरा इन दोनों टर्म्स की वैल्यू आ जाएंगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को जब ऐड किया मेरे पास जनरेट हुआ 6 इंटू a + d + 10 इंटू b + c इक्वल टू -16। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जब ऐड किया तो मेरे पास जनरेट हुआ 10 इंटू a + d + 10 इंटू b + c इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास a + d और b + c में दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करूंगा तो a + d की वैल्यू आएगी 4, b + c की वैल्यू आएगी -4, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा -16, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इट विल बी इक्वल्स टू -16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाइंस L1, L2, L3 up to L20 are distinct. All the lines L4, L8, L12, L16 and L20 are parallel. All the lines L1, L5, L9, L13, L17 pass through a point given point A. The maximum number of points of intersection of these 20 lines is। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है ये 5 लाइंस तो मुझे पैरेलल दी हुई है, ये 5 लाइंस एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर दिए, तो अगर मैं बची हुई अगर 10 लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल ना करूं, ना ही इनमें से किसी के पैरेलल करूं, तभी मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो सपोज ये हमारी कुछ लाइंस है 1 2 3 4 5, ये 5 पैरेलल लाइंस हो गई और इस तरह से ये कुछ 5 लाइंस है जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं और लास्ट यहीं कहीं पे, और बाकी ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह से बाकी सारी लाइंस हैं। तो ये टोटल लाइंस है मेरे पास 10, ये पैरेलल वाली लाइन से 5 और ये एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करने वाली लाइन से 5। अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मैं सपोज करता हूं ये जो 10 लाइंस है इनमें हर एक लाइन अपने साथ वाली 9 लाइंस को कट कर दी है अलग अलग पॉइंट पे, और बाकी इन सारी लाइंस को भी अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब सबसे पहले ये 10 लाइंस एक दूसरे को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब एक लाइन 9 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मेरे पास टोटल 9 पॉइंट आ जाएंगे इंटरसेक्शन के, और इसी 10 लाइन से 10 पॉइंट आ जाएंगे, सॉरी 10 इंटू 9 पॉइंट्स आ जाएंगे। बट ये लाइन और ये लाइन, मैंने जब इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट देखे तो ये काउंट कर लिया एक बार, और इसके देखे तो ये दोबारा काउंट कर लिया, मतलब ये सारी चीजें मैंने 2 बार काउंट किए, तो इसको बाय 2 कर दूंगा, मतलब 9 इंटू 10 बाय 2। ये मेरे हो जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 10 लाइंस विद अदर लाइंस। नेक्स्ट, अब इन 5 लाइंस की अगर मैं बात करूं, इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल चुका हूं। ये एक लाइन इन 5 लाइन से 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रोड्यूस करती है, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस के कॉन्करेंट लाइंस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे 5 इंटू 5, कोई भी चीज 2 बार काउंट नहीं कर रहा हूं। और दूसरा, ये जो लाइन है, सॉरी ये जो 5 लाइन से एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही है, तो मेरे पास इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे +1, और ये जो 10 लाइंस है इन 10 लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स +10 इंटू 10, इन सारी 10 लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये मेरे पास इन 10 लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे बची हुई 10 लाइंस के साथ। तो मेरे पास टोटल नंबर आ जाएगा 10 इंटू 9 90/2, दैट इज 45 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 100, इट विल बी इक्वल्स टू 40 50 60 70 171। एक और मेथड है इसको करने का, पीएनसी से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। मुझे निकालना है टोटल 20 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब 2 लाइन एक जगह कंबाइन करती है, तो ये मेरे पास टोटल वेज हो जाएंगे 20C2। अब इस 20C2 में से मैंने कौन कौन से पॉइंट कंसीडर किए हैं, ये 5 लाइंस के
5C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने इसमें कंसिडर कर लिया है, जबकि 5C2 नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होगा। तो इसमें से माइनस करूंगा 5C2 और प्लस कर दूंगा 1। और दूसरा बची हुई जो 5 पैरेलल लाइंस थे उनके भी 5C2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, वो भी नहीं होंगे, तो अगेन 5C2 माइनस कर दूंगा। इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 20 इंटू 19/2 दैट इज 190 माइनस 5C2 दैट इज 5.4/2 10 माइनस दिस 10 एंड प्लस 1। यहां से हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 171। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 171। पीएनसी विल बी इजी। क्वेश्चन था हमारे पास लाइन्स L1 L2 L3 up to L20 are distinct. All the lines L4 to L8 12 16 20 are parallel. All the lines L1 5 9 13 17 pass through a given point A. The maximum number of point of intersection of these 20 lines. मुझे maximum number of point of intersection करने मतलब बची हुई जो 10 लाइन्स है, इन लाइन्स को छोड़ के पैरेलल और इन 5 कोइंसिडेंट लाइन्स को छोड़ के वो सारी खुद को अलग अलग पॉइंट पे कोइंसाइड करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और बाकी इन सब लाइंस को भी अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो एक तो मैं निकालूं इन 10 लाइंस का एक दूसरे से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हो जाएगा हर लाइन दूसरी लाइन को 9 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 9 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी 9 लाइंस के साथ, तो 9 इंटू 10 हो जाएगा एक लाइन के लिए, लेकिन हर एक पॉइंट को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूं, तो 9 इंटू 10/2 ये हो जाएगा इन 10 लाइंस का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन 10 लाइंस का इन पैरेलल लाइंस और इन कोइंसिडेंट लाइंस के साथ हर एक के साथ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो 10 इंटू 10 ये मेरे पास आ जाएगा इनका और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये 5 पैरेलल लाइंस, हर एक पैरेलल लाइन इन कोइंसिडेंट लाइन को 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब 5 5 5 5 5 टोटल 5 इंटू 5 आ जाएगा इन पैरेलल लाइंस का हर एक कोइंसिडेंट लाइन के साथ, प्लस 1 ये जो हमारा ए पॉइंट है जहां पे ये सारी कॉन्करेंट लाइंस इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर निकल के आएगा 171। दूसरा अगर पीएनसी से हम देखें, टोटल 20 लाइंस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब हर लाइन दूसरी को अलग पॉइंट पे कट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, तो हमारे पास टोटल वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे 20C2। अब इसमें से जो 5 पैरेलल लाइंस थी वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, तो वो चीज हमने ऐड कर दी, उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस रिजल्ट में वो इंक्लूडेड है तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम करेंगे माइनस 5C2। दूसरा वो जो कॉन्करेंट लाइंस है उनका सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जबकि मैंने टोटल 5C2 काउंट किए, तो अगेन 5C2 माइनस करूंगा और 1 प्लस कर दूंगा। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर जाएगा 171 व्हिच इज अगेन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x y z are real numbers such that x plus y square is equals to 16, y plus z square is equals to 36, z plus x square is equals to 81 and x plus y plus z is greater than 3. The number of possible values of x plus y plus z is x plus y plus z की पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ पे मुझे x plus y plus z ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, तो इनसे मुझे ऐसी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो x plus y plus z ग्रेटर देन 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। तो पहली इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x plus y plus z is equals to plus minus 4 z plus सेकेंड इक्वेशन को लिख सकता हूँ y plus z is equals to plus minus 6 and z plus x will be equals to plus minus 9। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास आएगा 2 of x plus y plus z। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूं अभी, तो अगर मैं चाहता हूं x plus y plus z ग्रेटर देन 3 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो यहां पर जो भी वैल्यू आए वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, तो मुझे प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 इनके ऐसे कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे जिसके लिए यहाँ पे वैल्यू 6 से बड़ी हो। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ले लेता हूं मैं, तीनों प्लस में हो जाए, जब 9 प्लस 6 प्लस 4 उसकी वैल्यू हो जाएगी 19, 6 से बड़ा है चलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन में ले सकता हूं, 4 को नेगेटिव कर देता हूं, 9 और 6 प्लस में ले लूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा प्लस 2 प्लस 9 दैट इज 11, अगेन 6 से ग्रेटर है चलेगा। अब इस बार 6 को नेगेटिव ले लेता हूं, 4 को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो मेरे पास यहां से आएगा -2 प्लस 9 इट विल बी 7, अगेन 6 से ग्रेटर है चलेगा। अब 9 को अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं, इन दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूं, 6 प्लस 4 10 माइनस 9 1 विच इज लेस देन 6, ये नहीं चलेगा। और इसके बाद अगर 2 नंबर नेगेटिव करूंगा तो वो और कम होती जाएंगी वैल्यूज, मतलब मेरे पास सिर्फ ये 3 वैल्यूज आएंगी, ये 3 कॉम्बिनेशन आएंगे जो कि 6 से ग्रेटर है, तो हमारी इस एक्सप्रेशन की x प्लस वाई प्लस जेड की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी टोटल 3, हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन मुझे दिया हुआ था x प्लस x y z आर रियल नंबर सच दैट x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग 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 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन 3। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज, हमने तीनों इक्वेशंस को इस तरह से लिखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 एंड z प्लस x इक्वल्स टू प्लस माइनस 9।
तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो एलएचएस में मेरे पास आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, अब मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगी, मतलब जो राइट हैंड साइड में मैं जो कॉम्बिनेशन बनाऊं इनके प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 6 के, वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो पहला कॉम्बिनेशन मैंने लिया, तीनों नंबर पॉजिटिव, मेरे पास सम आया 19 विच इज ग्रेटर देन 3, ये मुझे चलेगा। दूसरी बार मैंने 4 को नेगेटिव लिया, 6 और 9 को पॉजिटिव लिया, मेरे पास आएगा 11 विच इज ग्रेटर देन 6, ये भी चलेगा। थर्ड केस में मैंने 6 को नेगेटिव लिया, 4 और 9 पॉजिटिव लिया, मेरे पास जनरेट हुआ 7 विच इज ग्रेटर देन 6, चलेगा। फोर्थ केस में दो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव ले लिए 4 और 6, तो मेरे पास जनरेट होगा 1 विच इज लेस देन 6, तो ये वैल्यूज नहीं चलेंगी। और आगे भी अगर मैं देखूं दो नंबर को अगर नेगेटिव करूंगा और लास्ट में तीनों नंबर को नेगेटिव करूंगा तो वो उनकी वैल्यू 6 से कम आएगी, मतलब ये वैल्यूज मेरी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे, पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 3, और आंसर विल बी 3।